नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम है आदर्श मौर्य। मैं आज आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं चैप्टर 12। हम लोग इस चैप्टर में जिन जिन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आप लोग इस स्लाइड से देख के पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर की नोट चाहिए तो आप हमारी ऐप साइंस मिला को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को पढ़ाया हुआ है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे ना मिस हो सके। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। परिचय। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जीन स्थानांतरण करके इच्छित लक्षणों वाले जीव जैसे कि सूक्ष्म जीव, पौधे, जंतु उत्पन्न किए जाते हैं। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे जीन स्थानांतरण में करते हैं। हम लोग इसका उपयोग करके क्या करते हैं, जो हमारे इच्छा अनुसार जो लक्षण होते हैं हम लोग जीवों के अंदर ला सकते हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे पौधा हो, चाहे जंतु हो, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको उत्पन्न कर सकते हैं। इन जीवों का उपयोग करके जैव औषधि व जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। और जो ये जीव हम लोग प्राप्त करते हैं इनका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, जैव औषधियाँ बनाते हैं या फिर कोई जैविक पदार्थ हुआ उसको बना सकते हैं, ताकि हम उसका उपयोग किस स्तर पर कर सकें, व्यावसायिक स्तर पर कर सकें, यानी कि औद्योगिक उत्पादन उसका हम लोग कर सकें। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि, चिकित्सा शास्त्र, संसाधित खाद्य पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थों का उपचार, जैव रोग निदान व ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, खेती में कर सकते हैं, चिकित्सा शास्त्र यानी कि मेडिकल्स में कर सकते हैं, संसाधित खाद्य पदार्थ कहने का मतलब है ये खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, बहुत लाभदायक होते हैं और लंबे दिनों तक चलते हैं खाने के लिए, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधित खाद्य पदार्थ कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थों का उपचार। अपशिष्ट पदार्थों का उपचार कहने का मतलब है जो गंदा पानी होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उपचार करके उसको हम लोग शुद्ध कर सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी द्वारा। जैव रोग निदान यानी कि अगर कोई रोग हुआ है उससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। व ऊर्जा उत्पादन के लिए भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि में खाद्य उत्पादन वृद्धि हेतु निम्न विकल्प है। हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या करते हैं, खेती में जो हमारी खाद्य उत्पादन क्षमता है, जैसे कि जो फसलें या फिर जो सब्जियां प्राप्त होती हैं उनकी वृद्धि के निम्न प्रयासों के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा है कृषि रसायन आधारित कृषि, यानी कि हम लोग खेती में रसायनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि DAP, यूरिया, ये सब क्या है, रासायनिक खादें हैं जिनका उपयोग हम लोग खेती में अपनी उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं। हरित क्रांति द्वारा उत्पादन में 3 गुना वृद्धि के पश्चात भी पर्याप्त उत्पादन संभव नहीं है। हरित क्रांति द्वारा हम लोगों ने क्या किया था, जो हमारी उत्पादक क्षमता थी उसमें हम लोगों ने क्या की थी, 3 गुना वृद्धि की थी, ठीक ना। लेकिन अब भी जो खाने की जो पूर्ति है वो भी हम लोग क्या कर रहे थे, पूरी नहीं कर पा रहे थे, यानी कि जितनी मात्रा में हम लोगों को उत्पादन चाहिए था उतनी मात्रा में हम लोग उत्पाद कर नहीं रहे थे, ठीक ना, यानी कि बना नहीं पा रहे थे या फिर उन फसलों को हम लोग उगा नहीं पा रहे थे। उत्पादन वृद्धि के लिए उर्वरक व पीड़कनाशी को प्रयुक्त करते हैं। और उत्पादन वृद्धि के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, उर्वरक या फिर पीड़कनाशी, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि रसायन को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जो अत्यधिक महंगे होते हैं और जो कि क्या होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं। ये कृषि रसायन मृदा, जल व भोज्य पदार्थों को अत्यधिक दूषित करते हैं, इसलिए कार्बनिक कृषि पर जोर दिया जा रहा है। और ये जो कृषि रसायन होते हैं ये क्या करते हैं, जो मिट्टी होता है या फिर जल होता है और जो सब्जियां हमको इससे प्राप्त होती हैं या फिर जो फसलें इससे प्राप्त होती हैं वो अत्यधिक क्या होती हैं, दूषित होती हैं। इसलिए हम लोगों को किस पे जोर दिया जा रहा है, कार्बनिक कृषि पे जोर दिया जा रहा है, जहाँ पे हम लोग किसी भी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं करते हैं। अगला है हमारा कार्बन कृषि। कार्बनिक कृषि में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक, जैव पीड़कनाशी व जैव नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारी कार्बनिक कृषि होती है हम लोग इसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें हम लोग उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक, जैसे कि जो हमारे गोबर खाद होती है, ठीक ना, जैव पीड़कनाशी यानी कि जो नीम की पत्तियाँ या फिर नीम को सुखा के बनाया जाता है, ठीक ना, ये क्या होते हैं, हमारे जैव पीड़कनाशी होती हैं, ठीक ना। और जैव नियंत्रण कहने का मतलब है जैसे कि कुछ कीड़े क्या होते हैं हम लोगों के खेतों में लग जाते हैं, तो कुछ कीड़े होते हैं उनको खाने के लिए भी होते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बनिक कृषि करके अपनी जो उत्पादक क्षमता है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं बिना किसी रसायन का उपयोग किए हुए, ठीक ना। और ये हमारी जो मिट्टी है या फिर जो हमारी फसलें हैं इनको दूषित नहीं करती हैं। फसली पौधों को आनुवांशिक रूप से विकसित करके भोजन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। और जो हमारी फसली पौधे होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, आनुवांशिक रूप से विकसित करके उनमें भी हमारी जो भोजन की मात्रा यानी कि जो उत्पादक क्षमता है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और तीसरा विकल्प है हमारा आनुवांशिक रूपांतरित फसल
आधारित कृषि, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जो फसल होता है उसे हम लोग क्या कर देते हैं, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित कर देते हैं। यानी कि जो फसल पहले नॉर्मल होती थी अब वो अधिक उत्पादक क्षमता वाली हो जाती थी, ठीक ना। यानी कि उसे हम लोग क्या कर देते थे, आनुवांशिक रूप से और रूपांतरित कर देते हैं। यानी कि हम लोग उसमें क्या कर देते थे, वांछित लक्षणों का प्रवेश करा देते थे। ऐसे सजीव जो जीन स्थानांतरण द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं, तो ऐसे जीव जिनको हम लोग क्या करते हैं, जीन स्थानांतरण द्वारा क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक रूपांतरित जीव, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और शॉर्ट में से हम लोग क्या बोलते हैं, जीएमओ कहते हैं। वह जीन जो सजीव में प्रवेश कराया गया है ट्रांसजीन कहलाता है। यानी कि जो वांछित जीन हम लोग सजीवों के अंदर प्रवेश करवाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसजीन कहते हैं, ठीक ना। यानी कि जो जीन हमारे इच्छा अनुसार है। तथा अनुवांशिक रूप से विकसित फसलें अनुवांशिक रूपांतरित फसलें कहलाती हैं, और जो अनुवांशिक रूप से विकसित फसलें होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक रूपांतरित फसलें कहते हैं, ठीक ना। यानी कि जो ये फसलें होती हैं ये नॉर्मल फसलों से अधिक उत्पादक क्षमता वाली होती हैं, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे जीएम पौधों का उपयोग, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधों का उपयोग, ठीक ना। यानी कि अनुवांशिक रूपांतरित पौधों के उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन पौधों फसलों को उत्पन्न करने में कम समय लगता है, और इन पौधों या फिर फसलों को उत्पन्न करने में हम लोगों को कम टाइम लगता है। अजैव प्रतिबलों जैसे ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण, कहने का मतलब है जो ये फसलें होती हैं जो ठंडा अगर हो ज़्यादा या फिर सूखा पड़ जाए या फिर लवण यानी कि साल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाए मिट्टी या फिर अधिक ताप है, ठीक ना, उनके प्रति अधिक सहनशीलता होती है। यानी कि परिस्थितियाँ इनके अनुकूल ना हो तब भी क्या कहते हैं, ये अपने आप को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। रासायनिक उर्वरक व पीड़कनाशकों पर कम निर्भरता, और हम लोग जो रासायनिक उर्वरक होते हैं या फिर जो पीड़कनाशक उन पर हम लोग क्या होते हैं, कम निर्भर होते हैं। पौधे द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, और पौधे द्वारा जो खनिज उपयोग है उसमें क्या होता है, उसकी क्षमता में वृद्धि आती है। अनाज नुकसान कम करने में सहायक, और जो अनाज होता है उसमें क्या होता है, नुकसान कम होता है, ठीक ना। और लास्ट है हमारा खाद्य पदार्थों में पोषक स्तरों में वृद्धि, और जो खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसमें जो पोषक स्तर होते हैं यानी कि जो उसमें न्यूट्रिएंट होता है, ठीक ना, यानी कि जो विटामिन या फिर जो मिनरल होते हैं उनमें क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक ना, नॉर्मल पौधों से। अब हम लोग पढ़ेंगे कृषि में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ट्रांसजेनिक पादपों का निर्माण। ट्रांसजेनिक पादपों में कहने का मतलब है इसमें हम लोगों ने वांछित जीन का प्रवेश कराया, और जो पौधा है उसे हम लोगों ने क्या किया, अनुवांशिक रूप से क्या किया, रूपांतरित किया हुआ है, ठीक ना। इसमें हम लोगों को दो चीज़ों के बारे में, पहला हमारा है बीटी कपास, दूसरा हमारा क्या है, पीड़क प्रतिरोधी पौधा। इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आने वाली स्लाइडों में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक ना। और ये इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहला हमारा है बीटी कपास। बैसिलस थुरिंजिएसिस की कुछ नस्लें ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो विशिष्ट कीटों जैसे लोथोडेप्ट्रॉन, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, तंबाकू की कलिका कीड़ा, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैनिक कीड़ा। यानी कि जो लोथोडेप्ट्रॉन है, ठीक ना, एक कैटेगरी है, इसके अंदर दो तरीके के कीड़े होते हैं जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, तंबाकू की कलिका कीड़ा, और दूसरा हमारा क्या है, सैनिक कीड़ा। दूसरा हमारा क्या है, कोलियोपेट्रॉन, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, भृंग, व डोप्टेरॉन जिसके अंतर्गत क्या आते हैं, मक्खी व मच्छर आते हैं, को मारने में सहायक होते हैं, ठीक ना। तो बैसिलस थुरिंजिएसिस क्या है, एक बैक्टीरिया है, उनकी जो कुछ नस्लें होती हैं यानी कुछ उसके ऐसी स्पीसीज़ हैं, ठीक ना, जो क्या करती हैं, प्रोटीन का निर्माण करती हैं, ठीक ना, जो क्या करती हैं, एक ऐसे प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो इनको मारने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक ना। जो ये सारे आप लोगों ने अभी उदाहरण के तौर पर पढ़े हैं, ठीक ना। बी थुरिंजिएसिस, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना हो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बी थुरिंजिएसिस, ठीक ना। अपनी वृद्धि के विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन रवा निर्माण करती हैं, ठीक ना। यानी कि जो ये बैक्टीरिया होता है, ठीक ना, जब ये बढ़ता होता है यानी कि जब ये अपनी वृद्धि करता होता है, ठीक ना, उस अवस्था में कुछ प्रोटीन रवों का निर्माण करता है, ठीक ना, यानी कि कुछ प्रोटीनों का ये क्या करता है, निर्माण होता है, ठीक ना। और इन रवों में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है, और जो ये रवा होता है उसके अंदर क्या होता है, विषाक्त यानी कि जहरीला कीटनाशक प्रोटीन होता है, यानी कि जो कीटों को नष्ट करने में क्या होता है, सहायता करता है। इसलिए जो बैसिलस थुरिंजिएसिस जीवाणु है, ठीक ना, उसको ये नहीं मारता है, ठीक ना, क्योंकि ये उसके अंदर निष्क्रिय रूप से रहता है, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये सक्रिय कैसे होता है और कैसे ये कीटों को मारता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। ज्यों ही कीट इस निष्क्रिय जीव विष को खाता है, इसके रवे आंत में क्षारीय पीएच के कारण
घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक ना। ज्यों ही जो यानी कि जो कीट है, ठीक ना, यानी कि जो कीड़ा है, ठीक ना, जब क्या कहते हैं इस जीव विष को खाता है, यानी कि जब उसको क्या कहते हैं जैसे कि पेड़ खाया, ठीक ना, और पेड़ के अंदर ये हमारा क्या है, ये रावा प्रोटीन है, ठीक ना, इसको हम लोगों ने क्या किया, पेड़ के अंदर प्रवेश करा दिया ऑलरेडी, ठीक ना। और जैसे ही क्या करते हैं, क्या कहते हैं वो पेड़ की किसी टहनी या फिर किसी पत्ती या फिर किसी भी चीज़ को खाता है, ठीक ना, तो ये जो निष्क्रिय जीव विष है उस कीट के अंदर क्या होता है, चला जाता है, यानी कि कीड़े के अंदर चला जाता है, ठीक ना। इसके रवें आंत में क्षारीय पीएच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तन हो जाते हैं, और जिससे क्या कहते हैं जब कीड़ा इसको खा लेता है, खाने के बाद जब क्या कहते हैं जो उसके आंत में जब ये चीज़ें जाती हैं, ठीक ना, तो वहाँ पे क्या होता है, क्षारीय पीएच होता है, यानी कि जो कीड़ा होता है उसकी आंत में क्या कैसा पीएच होता है, क्षारीय पीएच होता है, ठीक ना। और उसमें क्या कहते हैं जो ये हमारा जीव विष है उसमें घुलनशील होता है, और घुलने के बाद उसमें क्या होता है, सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना। यानी कि जो बैक्टीरिया होता है पहले कीड़े के पेट में जाता है, ठीक ना, और कीड़े के पेट में जो क्षारीय पीएच होता है, ठीक ना, उसमें घुलनशील होकर क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। यानी कि पहले क्या होता था, वो निष्क्रिय होता था, ठीक ना, लेकिन जैसे ही क्षारीय पीएच मिला उस कीड़े की आंत में, ठीक ना, वो कैसा हो गया, वहाँ पे सक्रिय हो गया, ठीक ना। अब सक्रिय होने के बाद क्या होता है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। सक्रिय जीव विष मध्य आंत के उपकलीय कोशिकाओं की सतह से बंध कर उसमें छिद्रों का निर्माण करते हैं, जिस कारण से कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं और परिणाम स्वरूप कीट की मृत्यु हो जाती है। यानी कि पिछली स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा, जब वो जीव विष कैसा था, पहले निष्क्रिय था, यानी कि जैसे ही कीट की आंत में गया और आंत में जाने के बाद जैसे ही क्षारीय पीएच पाया, वो कैसा हो गया, जीव विष सक्रिय हो गया, ठीक ना। और सक्रिय होने के कारण जो उसकी मध्य आंत की उपकलीय कोशिकाएं थी, यानी कि जो ऊपर की कोशिकाएं थी, उसकी सतह से क्या किया, बंध गया, और बंधने से क्या किया, उसके अंदर छिद्रों का निर्माण करना शुरू कर दिया, यानी कि उसमें छेद करना शुरू कर दिया उसकी आंतों में, जिस कारण से जो कीट की कोशिकाएं थी वो क्या होती हैं, फूल कर फट जाती हैं, ठीक, यानी कि जो उसकी मध्य आंत है वो फूल कर फट जाती है, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो कीड़ा होता है वो मर जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। जीव विष जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे क्राई कहते हैं, यानी कि जो जीन क्या कहते हैं इसे बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्राई जीन कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, उदाहरण के स्वरूप हम लोग समझते हैं। जो प्रोटीन जीन क्राई 1AC व क्राई 2AB द्वारा कूटबद्ध होते हैं वे कपास मूल कृमि को नियंत्रित करते हैं। कहने का मतलब जो जीन का नाम अगर क्राई 1AC या क्राई 2AB है, ठीक ना, तो ये ऐसे प्रोटीनों का निर्माण करते हैं जो कपास यानी कि जो हमारा कॉटन होता है, कॉटन में जो कीड़े लगते हैं मुकुल कृमि, ठीक ना, उनको क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक ना। दूसरा हमारा क्या है, क्राई 1AB, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, मक्खा छेदक को नियंत्रित करता है। यानी कि जो क्राई 1AB जीन होता है ये जिस प्रोटीन का निर्माण करता है वो मक्खा छेदकों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक ना, यानी कि उनको मारता है। इस कहानी को हम लोग एक बार थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, ठीक ना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अनुवांशिक रूप से क्या करते हैं, जो हमारा कपास का यानी कि जो कॉटन का पौधा होता है उसे हम लोग क्या कर देते हैं, रूपांतरित कर देते हैं, ठीक ना। और रूपांतरित करने के बाद उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, जो बीटी जीन होता है यानी कि जो बैसिलस thuringiensis द्वारा जो जीन प्राप्त होता है उसको हम लोग कपास के पौधे के अंदर क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, ठीक ना। अब भेजने के बाद क्या होता है, जैसे ही कोई कीड़ा क्या कहते हैं इस फसल को खाना शुरू करता है, यानी कि उसकी पत्तियां या फिर कोई भी पौधे का पार्ट अगर वो खाना शुरू करता है, खाते ही क्या कहते हैं जो विष होता है वो कीड़े के अंदर क्या होता है, चला जाता है, ठीक ना। जब वहाँ पे उससे क्षारीय पीएच मिलता है, यानी कि जब उसकी आंत में चला जाता है तो वहाँ पे जो क्षारीय पीएच होता है वो उसे क्या कर देता है, जीव विष को सक्रिय कर देता है, ठीक ना। सक्रिय करने के बाद जो उसकी मध्य आंत की उपकलकी सतहें होती हैं उससे ये क्या हो जाता है, बंध जाता है, और बंधने के बाद क्या करता है, उसमें छिद्रों का निर्माण करता है, ठीक ना। और जिसके कारण जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फूल कर फट जाती हैं, और जिस कारण जो हमारा कीड़ा होता है वो क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक ना। यानी कि जो ये प्रोटीन होता है अगर इतना जहरीला या फिर इतना विषालु है, ठीक ना, यानी कि इसमें इतना विष है, तो ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार देता। बैक्टीरिया को इसलिए नहीं मार पाता, जो इसकी बॉडी है उसके अंदर ये क्या होता है, निष्क्रिय रूप में प्रेजेंट रहता है, और ये सक्रिय तब होता है जब ये क्या कहते हैं कीड़े के अंदर यानी कोई भी इंसेक्ट हो उसके अंदर क्या कहते हैं ये प्रवेश कर जाए, और उसकी आँत से अगर क्षारीय पीएच अगर उसे मिल जाए, ठीक ना, तब क्या करेगा, उसकी मध्य आंत की उपकलकी कोशिकाओं में ये छेद करेगा, और जिससे जो कोशिकाएं होंगी वो फूल कर फट जाएंगी और जो कीड़ा होगा वो हमारा मर जाएगा, ठीक ना।
जो ये मुकुल कृमि होते हैं ये कपास यानी कि कॉटन के पौधे में करते क्या थे, ठीक ना, उनकी जो फली होती थी यानी कि जहाँ से कॉटन प्राप्त होता है उसके अंदर घुस जाते थे और घुसने के बाद क्या करने लगते थे, जो रुई होती है उसको सफ़ेद होना होता है, ठीक ना, उसको क्या कर देते थे, काला कर देते हैं, यानी कि जो हमें कॉटन प्राप्त होता था वो उतना अच्छा प्राप्त नहीं होता था, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया था इस चीज़ को हटाने के लिए, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे पीड़क प्रतिरोधी पौधे के बारे में। पीड़क प्रतिरोधी पौधे कहने का मतलब है ऐसे पौधे जो क्या कहते हैं, जो पीड़क यानी कि जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं उनके प्रति क्या व्यक्त कर सके, प्रतिरोध व्यक्त कर सके, ठीक ना, यानी कि जो पीड़क है पौधे का कुछ बिगाड़ ना पाए, यानी कि ऐसे पौधे का निर्माण करना। विभिन्न सूत्रकृमि मानव सहित जंतुओं व कई किस्म के पौधे पर परजीवी होते हैं। विभिन्न सूत्रकृमि क्या होते हैं, आपने क्लास 11 जीव जगत में पढ़ा होगा, वहाँ पे संघ एक है दिया हुआ, संघ एस्के हेलमिंथेस, उसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, सूत्रकृमि कहलाते हैं, जैसे एस्कैरिसिस, ठीक ना, उचरेरिया को आपने चैप्टर 8 में भी पढ़ा होगा, क्या करता है, हाथी पाँव नामक रोग को फैलाता है, ठीक ना। तो ये हमारे क्या थे, सूत्रकृमि है, ठीक ना। तो ये मानव सहित कई जंतुओं में और पौधे की कई किस्मों पर परजीवी होते हैं, यानी कि उनको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक ना, यानी कि उसमें क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं। सूत्रकृमि मेलियोडिगाइन इनकॉग्निशिया, और सूत्रकृमि का नाम यहाँ पे क्या है, मेलियोडिगाइन इनकॉग्निशिया, ठीक ना। तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को काफ़ी कम कर देता है। अब जो ये सूत्रकृमि जिसका नाम क्या था, मेलियोडिगाइन इनकॉग्निशिया, ये क्या करता था, जो तंबाकू का पौधा था उसकी जड़ों को क्या कर देता था, संक्रमित करता था और उसकी पैदावार को क्या कर देता था, काफ़ी कम कर देता था। उपरोक्त संक्रमण को रोकने हेतु एक नवीन योजना को स्वीकार किया गया है जो आरएनए अंतरक्षेप की प्रक्रिया पर आधारित है। यानी कि जो ये ऊपर वाला संक्रमण है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने एक नई तकनीक का विकास किया जो कि हमारा क्या है, आरएनए अंतरक्षेप की प्रक्रिया है, ठीक ना। अब ये प्रक्रिया क्या होती है इसको हम लोग समझते हैं। ये हमारा सूत्रकृमि है, ठीक ना। सूत्रकृमि क्या करेगा, पौधे की कोशिका के अंदर जाएगा, ठीक ना, जाने के बाद क्या करेगा, वहाँ पे सूत्रकृमि का डीएनए होगा। जो सूत्रकृमि का डीएनए है वो क्या करेगा, पौधे के डीएनए में जाने के बाद वहाँ से न्यूट्रिएंट लेगा और न्यूट्रिएंट लेने के बाद वहाँ पे क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, ठीक ना। और आरएनए क्या करेगा, आगे चल के क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक ना। आपने इसको चैप्टर 6 में डिटेल में पढ़ा है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए ही क्या करता है, आगे चल के प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक ना। अब आरएनए अंतरक्षेप प्रक्रिया क्या होती है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आरएनए में फेरबदल करते हैं ताकि जो ये प्रोटीन है ये प्रोटीन ना बन पाए, ठीक ना। जो ये प्रोटीन था यही क्या करता था, पौधों को नुकसान पहुंचाता था। अब हम लोग क्या करते हैं, आरएनए अंतरक्षेप में क्या करते हैं, जो आरएनए होता है हम लोग जैसा कि जानते हैं एक रज्जुकी होता है, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग आरएनए के साथ क्या जोड़ देते हैं, एक पूरक जोड़ देते हैं। पूरक जोड़ने के कारण जो ये हमारा आरएनए है ये कैसा हो जाता है, द्विरज्जुकी हो जाता है, ठीक ना, यानी कि हमारा पूरक हिस्सा है और ये हमारा क्या है, आरएनए है, ठीक ना। इन दोनों को जब हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक ना, यानी कि यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा, ठीक ना, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक ना। तो इस आरएनए को हम लोग क्या करते हैं, पूरक के साथ जोड़ देते हैं, तो जो आरएनए होता है वो द्विरज्जुकी हो जाता है, ठीक ना। जैसे ही आरएनए द्विरज्जुकी होता है, यहाँ पे जो प्रोटीन होता है वो बनता ही नहीं है, ठीक ना। जब ये प्रोटीन बनेगा नहीं तो पौधे को नुकसान पहुँचा पाएगा नहीं, ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए अंतरक्षेप की प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक ना। आरएनए अंतरक्षेप सभी ससीम केंद्रकी जीनों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। आरएनए अंतरक्षेप क्या होता है, जो सभी ससीम केंद्रकी होते हैं। ससीम केंद्रकी के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, ठीक ना, यानी कि पूर्ण रूप से जिसके अंदर क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक ना। उसके अंदर क्या होता है, कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि होती है। इस विधि में विशिष्ट दूत आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, एमआरएनए भी कहते हैं, ठीक ना। जिसमें जो विशिष्ट आरएनए होता है जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक द्विसूत्री आरएनए से वर्धित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाता है। इसमें क्या कहते हैं, जो दूत आरएनए यानी कि जो हमारे ये एमआरएनए है, ठीक ना, इसका एक पूरक होता है, यानी कि जो हम लोगों ने ये बताया AUGC, ठीक ना। ये पूरक के साथ जुड़कर क्या बन जाता है, द्विसूत्री आरएनए का निर्माण कर लेता है। पूरक के साथ जुड़कर क्या कर लेता है, द्विसूत्री आरएनए का निर्माण कर लेता है और जिसके पश्चात जो ये प्रक्रिया होती है वो क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, यानी कि अब ये जो प्रक्रिया है किसी के काम की नहीं रह जाती, जिससे फलस्वरूप दूत आरएनए के स्थानांतरण ट्रांसलेशन को रोकता है। और जिसके फलस्वरूप जो हमारा दूत आरएनए है वो क्या रोकता है, स्थानांतरण या फिर ट्रांसलेशन को रोकता है, ठीक ना। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 6 में पढ़ा था, आरएनए से प्रोटीन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानांतरण या फिर ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक ना। इसका एक और नाम था अनुवादन, ठीक ना। तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है,
जो दूध आरएनए होता है वो जो स्थानांतरण प्रक्रिया होती है, ठीक ना, ये चलती नहीं है, ठीक ना। जब ये रुक जाती है तो जो प्रोटीन होगा वो उसका निर्माण नहीं होता है, ठीक ना। अब हम लोग पीड़क प्रतिरोधी पौधे में आगे पढ़ते हैं। इस द्विसूत्री आरएनए का स्रोत संक्रमण करने वाले विषाणु में पाए जाने वाले पूरक आरएनए जीनोम पारंपरिक, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजॉन के प्रतिकृति के उपरांत बनने वाले मध्यवर्ती आरएनए हैं। यानी कि जो हमारा यहाँ पे द्विसूत्री आरएनए बन रहा था, यू के आगे यहाँ पे हम लिख देते हैं ए के आगे यहाँ पे यू, सी के आगे यहाँ पे जी के आगे यहाँ पे सी, ठीक ना। तो जो ये हमारा mRNA है, ठीक ना, ये जो द्विसूत्री आरएनए बन रहा था, इसका स्रोत क्या है, यानी कि ये बन कहाँ से रहा था, ठीक ना। यहाँ पे जब पूरक इसका जुड़ जाता था तब ये आके द्विसूत्री आरएनए बन जाता था, ये तो आसान है यहाँ पे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो ये पूरक है ये कहाँ से आया हुआ था, यहाँ पे इसी बारे में बताया गया है, ठीक ना। तो ये पूरक कहाँ से आया हुआ है, विषाणु में पाए जाने वाले पूरक आरएनए जीनोम, या फिर हमारा एक क्या है यहाँ पे ट्रांसपोजॉन के प्रतिकृति के उपरांत बनने वाले मध्यवर्ती आरएनए है, ठीक ना। तो यानी कि ये पूरक कहाँ से आया हुआ है, विषाणु से आया हुआ है। किससे आया हुआ है, विषाणु से आया हुआ है, ठीक ना। और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोजॉन, ठीक ना। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोजॉन से आया हुआ है, ठीक ना। तो यही बात यहाँ पे क्या की गई है, हम लोगों को समझाई गई है। एग्रोबैक्टीरियम संवाहकों का उपयोग कर सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधों में प्रवेश कराया जा चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था, एग्रोबैक्टीरियम क्या था, एक तरीके का संवाहक था, जिसमें हम लोग क्या करते थे, पुनर्योगज को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग में लेते थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सूत्रकृमि विशिष्ट जीन है, यानी कि जो हमारा ये पूरक है, इसको हम लोग परपोषी पौधों में क्या कर रहे हैं, प्रवेश कराते हैं, ठीक ना। यानी कि परपोषी पौधा यहाँ पे क्या होगा, हमारा तंबाकू का पौधा, ठीक ना। तो इन्हीं संवाहकों का उपयोग करके हम लोग जो ये सूत्रकृमि का विशिष्ट जीन है, इस पौधे के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश कराते हैं। डीएनए का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि परपोषी कोशिका में अर्थ, जिसे कि हम लोग सेंस बोलते हैं इंग्लिश में, वह प्रतिसेंस, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसेंस आरएनए का निर्माण करता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग डीएनए में इस प्रकार प्रवेश कराते हैं, जो हमारी परपोषी कोशिका होती है, यानी कि जो हमारे पौधे की कोशिका होती है, ठीक ना, उसमें हमारा क्या होता है, उसमें हमारा सेंस mRNA पहले से ही रहता है। सेंस mRNA कहने का मतलब है यहाँ पे UAGC, ठीक ना, यानी कि हमारा क्या सेंस आरएनए है। जब इसके उपरांत यानी कि यहाँ पे एक आरएनए का रज्जुक और आके जुड़ता है, ठीक ना, U के नीचे यहाँ पे क्या लिख देते हैं, A के नीचे यहाँ पे U, G के नीचे हम लोग यहाँ के लिख देते हैं C, ठीक ना, और C के नीचे यहाँ पे लिख देते हैं G, ठीक ना। तो ये हमारा क्या है, सेंस आरएनए है, ठीक ना। और जो इसके प्रति यहाँ पे बन रहा है, ठीक ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसेंस, ठीक ना। तब जाके यहाँ पे क्या हो रहा है, ये द्विरज्जुकी का निर्माण हो रहा है, ठीक ना। तो सेंस व एंटीसेंस मतलब क्या होता है, आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, ठीक ना। सेंस मतलब कि जो ये हमारा आरएनए है, ठीक ना, और एंटीसेंस मतलब कि जो यहाँ पे जो इसका ये पूरक बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसेंस आरएनए कहते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, परपोषी कोशिका में डीएनए को प्रवेश करवाते हैं, ताकि सेंस के प्रति एंटीसेंस आरएनए यहाँ पे बन सके। अब हम पीड़क प्रतिरोधी पौधे में आगे बढ़ते हैं। ये दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो द्विसूत्री आरएनए का निर्माण करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में ही बताया, ये दोनों आरएनए कैसे होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक ना। तो इसी कारण यहाँ पे क्या होता है, हमारा द्विसूत्री आरएनए का निर्माण होता है, जिससे आरएनए अंतरक्षेप प्रारंभ होता है, और इसी कारण से सूत्रकृमि के विशिष्ट दूध आरएनए निष्क्रिय हो जाते हैं, और जिससे कारण हमारा क्या प्रारंभ होता है, आरएनए अंतरक्षेप प्रारंभ होता है। और इसी कारण जो हमारा सूत्रकृमि यानी कि जो हमारा मिलियोडिगाइन इनकॉग्निशिया नामक सूत्रकृमि है, ठीक ना, इसके जो विशिष्ट दूध आरएनए यानी कि जो आरएनए का निर्माण ये कर रहा था, वो क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय कहने का मतलब है जो आरएनए द्विरज्जुकी हो जाता है तो प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाता है, ठीक ना। यानी कि जैसा कि मैंने पहले वाली स्लाइड में ही आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि डीएनए क्या बनाता है, हमारा आरएनए बनाता है, आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक ना। तो प्रोटीन बनने के लिए आरएनए को यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक रज्जुकी होना चाहिए, ठीक ना। तो आरएनए अंतरक्षेप से हम लोगों ने क्या कर दिया था, आरएनए को द्विरज्जुकी कर दिया था, तो यहाँ पे जो प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, ठीक ना। यानी कि जो ये प्रक्रिया होती है आगे क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, यानी कि किसी काम की रह नहीं जाती है। इसके फलस्वरूप परजीवी परपोषी में विशिष्ट अंतरक्षेपी आरएनए की उपस्थिति से परजीवी जीवित नहीं रह पाता है। इसके फलस्वरूप जो हमारा परजीवी परपोषी है, परजीवी परपोषी कहने का मतलब है जो हमारा पौधा है, ठीक ना। यानी कि परजीवी परपोषी यहाँ पे क्या है, हमारा पौधा, यानी कि अनुवांशिक रूपांतरित पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे बड़ा की मात्रा है, आप लोग इस बात का जरूर ध्यान देंगे, ठीक ना।
तो परजीवी परपोषी में विशिष्ट अंतरक्षेपी आरएनए की उपस्थिति में हमारा जो परजीवी है, परजीवी यहाँ पे क्या है हमारा, जो हमारा सूत्रकृमि है यहाँ पे क्या हमारा परजीवी, यहाँ पे मात्रा नहीं लगी हुई, ठीक ना। यहाँ पे परजीवी हमारा क्या है, यहाँ पे पौधे का है, ठीक ना। यानी कि जो हमारा तंबाकू का पौधा है यहाँ पे क्या है हमारा परजीवी है, ठीक ना। तो ये जीवित इसमें नहीं रह पाता है, ठीक ना। तो यानी कि जो हमारा परजीवी है आरएनए अंतरक्षेप की प्रक्रिया द्वारा ये क्या हो जाता है, मृत हो जाता है, यानी कि ये जीवित उसमें नहीं रह पाता। इस प्रकार परजीवी पौधे अपनी सुरक्षा परजीवी से करते हैं। इस प्रकार जो हमारे परजीवी पौधे अपनी सुरक्षा किससे करते हैं, परजीवी से करते हैं, ठीक ना। परजीवी पौधे वो पौधे होते हैं जो अनुवांशिक रूपांतरित पौधे होते हैं, ठीक ना, जो क्या कर सकते हैं, अपनी परजीवी से रक्षा कर सकते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी पौधे कहते हैं, ठीक ना। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, वांछित जीनों का प्रवेश कराया है ताकि क्या कर सके, इसके प्रति प्रतिरोध व्यक्त कर सके, ठीक ना। यानी कि जो सूत्रकृमि है जो पौधे को नुकसान पहुंचा रहा था पहले, अब वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक ना। तो इसी के साथ हमारा पीड़क प्रतिरोधी पौधा समाप्त होता हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में। मानव स्वास्थ्य रक्षा हेतु 2 प्रकार से प्रयास किए जाते हैं। प्रथम रोगी का उपचार एवं द्वितीय रोगाणुओं की रोकथाम। यानी कि अगर हम लोगों को स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, इसके 2 प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। या फिर रोग हो चुका है तो रोगों का उपचार कर सकते हैं, या फिर रोगाणुओं की रोकथाम कर दें, यानी कि रोग होने से पहले रोगाणुओं को हम लोग रोक दें। जैव तकनीक का उपयोग उपचार व रोकथाम दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रतिजैविक औषधियाँ, एंजाइम, विटामिन एवं हार्मोन्स का प्रयोग पिछले अनेक वर्षों से किया जाता रहा है, किंतु इंटरफेरॉन, वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन इत्यादि उत्पादों को अनेक सूक्ष्मजीवों से प्राप्त किए जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। जीन थेरेपी व जीन क्लोनिंग के उपयोग से कैंसर व अनेक आनुवंशिक रोगों के निदान व उपचार में नई क्रांति आई है। वर्तमान में चिकित्सा क्षेत्र में जैव तकनीक का उपयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। वर्तमान में विश्व भर में 30 पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियाँ मनुष्य के प्रयोग हेतु निर्मित हुई हैं, जिनमें 12 औषधियाँ भारत में उपलब्ध है। इस पैराग्राफ में आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक ना। इसमें बहुत ही एक्सप्लेन करने की चीज़ें नहीं थी, आप इसको पढ़ कर भी आराम से आसानी से समझ सकते हैं, ठीक ना। आगे जो भी चीज़ें आएंगी उनको समझना है तो मैं आपको वहाँ पर अच्छे से समझाऊँगा। इस स्लाइड में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, आपको इसको एज इट इज़ इसको पढ़ लेना है, ठीक ना। अब हम लोग आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। इंसुलिन 51 अमीनो अम्ल युक्त प्रोटीन हार्मोन है जो अग्नाशय की लैंगरहेंस द्वीप समूह कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो जो हमारा इंसुलिन है वो किससे बना होता है, 51 अमीनो अम्ल युक्त होता है, यानी कि ये 51 अमीनो अम्ल से बना होता है। यानी कि अगर हम ये इस गोले को एक अमीनो अम्ल मान लें, इसी तरीके से 51 ऐसे गोले अगर हम लोग बना दें, ठीक ना, तो इनसे जुड़कर क्या कहते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण होता है जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलिन कहते हैं, जो अग्नाशय की लैंगरहेंस द्वीप समूह कोशिका से स्रावित होता है। और ये क्या कहते हैं जी, हमारा क्या पेट में अग्नाशय है, ठीक ना। तो अग्नाशय में एक कोशिका होती है जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगरहेंस द्वीप समूह कोशिका, ठीक ना। तो यही कोशिकाएं होती हैं जो इंसुलिन को बनाती हैं या फिर इनका स्रवण करती हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर में उपस्थित अधिक ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना होता है। तो इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या होता है, ग्लूकोज को किस में परिवर्तित करता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, ताकि जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा यानी कि जो शुगर की मात्रा वो ना बढ़ने पाए, ठीक ना। इसलिए ये क्या करता है, ग्लूकोज को किस में परिवर्तित कर देता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, जिसे हम लोग आम बोलचाल भाषा में शुगर कहते हैं, और इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ रोग कहते हैं, ठीक ना। तो जो ये ग्लूकोज होता है ये क्या करता है, शुगर की मात्रा को हमारी बॉडी में कम करता है, ठीक ना। ये जो हार्मोन है अगर ये काम करना बंद कर दे या फिर इसकी कमी हो जाए तो मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह नामक रोग हो जाता है, ठीक ना। मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला इंसुलिन जानवरों व सुअरों को मारकर उनके अग्नाशय से निकाला जाता था। मधुमेह के जो रोगी होते थे, ठीक ना, और जो वो इंसुलिन उपयोग करते थे उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, जानवरों या फिर सुअरों को मारकर उनके अग्नाशय से क्या करते थे, निकालते थे, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो मधुमेह के रोगी हैं उनको हम लोग इसको दे सकें। जानवरों द्वारा प्राप्त इंसुलिन से कुछ रोगियों में प्रत्युर्जा, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलर्जी, या बाह्य प्रोटीन के प्रति दूसरे तरह की प्रतिक्रिया होने लगती थी। जब हम पेशेंट को या फिर जो रोगी था उसको अगर हम लोग जानवरों से निर्मित इंसुलिन को देते थे, उससे क्या होता था, उन लोगों को दिक्कत होती थी, यानी कि जैसे कि एलर्जी हो जाती थी, या फिर जो बाह्य प्रोटीन होता था, बाह्य प्रोटीन क्या होता है, जो बाहर से आया जो प्रोटीन है, ठीक ना, यानी कि जो ये हमारा इंसुलिन है उसके प्रति क्या करने लगता था, दूसरे तरह की प्रतिक्रिया होने लगती थी, यानी कि जो मनुष्य को क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छी नहीं लगती थी ना, यानी कि उनको बहुत ही दिक्कतें होने लगी थी, यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते थे।
अब हम लोग आनुवंशिकता निर्मित इंसुलिन में आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, श्रृंखला ए व श्रृंखला बी, जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती है। तो इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। अब पेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड होता है कि जो अमीनो अम्लों के बीच जो बंध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं, ठीक ना। और ढेर सारे पेप्टाइड बंध मिलकर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं, और ढेर सारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक प्रोटीन का निर्माण करती हैं, ठीक ना। तो आप पॉलीपेप्टाइड के बारे में चैप्टर 6 में भी पढ़े होंगे, मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। ये श्रृंखला ए और श्रृंखला बी, जो इस श्रृंखला ए है, जो आप ये ब्लू कलर की देख रही है हमारी श्रृंखला ए, और जो आप ये ग्रीन कलर की देख रहे हैं श्रृंखला हमारी क्या है? बी है, ठीक ना। और ये दोनों जिस बंध से जुड़े होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइसल्फाइड बंध कहते हैं, यानी कि आप यहाँ पे बीच में 2 सल्फर देख रहे होंगे, ठीक ना। तो श्रृंखला ए और जो श्रृंखला बी होती है वो डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती है। मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन प्राक हार्मोन संश्लेषित होता है, जिसमें एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसे सी पेप्टाइड कहते हैं। मानव सहित और क्या कहते हैं? जो ढेर सारे और स्तनधारी होते हैं उसमें इंसुलिन में एक प्राक हार्मोन संश्लेषित होता है जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड सी कहते हैं। जो आप ये चित्र देख रही है हमारा क्या है? पेप्टाइड सी का चित्र है, ठीक ना। जो आप ये दिख रहा है ये हमारा क्या है? पेप्टाइड सी का चित्र है, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राक हार्मोन कहते हैं। यहाँ सी पेप्टाइड परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता, जो परिपक्वता के दौरान इंसुलिन से अलग हो जाता है। यानी कि जो यहाँ पे ये सी पेप्टाइड आपको दिख रहा है, जब इंसुलिन परिपक्व हो जाता है, यानी कि जब इंसुलिन क्या कहते हैं? बढ़ जाता है, या फिर जब ये पूरी तरीके से बन जाता है, परिपक्वता के दौरान जो ये पेप्टाइड सी होता है ये क्या होता है? इंसुलिन से अलग हो जाता है, यानी कि इंसुलिन से ये हट के अलग हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्वतंत्र सी पेप्टाइड, ठीक ना। यानी कि जब इंसुलिन बनता है नया नया, ठीक ना, जब ये परिपक्व नहीं होता है तब उसमें 3 श्रृंखलाएँ रहती हैं, ए, बी और सी, ठीक ना। जैसे इंसुलिन परिपक्व होता है तो उसमें से जो पेप्टाइड सी होता है वो हट जाता है, ठीक ना। तब जो ये इंसुलिन जो आपको ये दोनों दिख रहे हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? परिपक्व इंसुलिन कहलाते हैं, ठीक ना। 1983 में एली लिली नामक एक अमेरिकन कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप होती हैं, जिसे ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया गया। तो एली लिली नामक एक अमेरिकन कंपनी थी जिन्होंने क्या किया था? जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए थी, ठीक ना, और जो श्रृंखला बी थी, इन दोनों को अलग अलग क्या किया था? ई कोलाई का जो प्लाज्मिड था, यानी कि जो हमारा ये सर्कुलर डीएनए था, इसमें जोड़कर क्या किया था? इसका गुणन कराया था, यानी कि इंसुलिन की श्रृंखलाओं का क्या किया था? उत्पादन कराया था परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करके। इन अलग अलग निर्मित श्रृंखलाओं ए और बी को निकालकर डाइसल्फाइड बंध आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन का निर्माण किया। इन्हें हम लोग क्या करते हैं? जो ये श्रृंखलाएं होती हैं इनको हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग संश्लेषित करते हैं, यानी कि श्रृंखला ए अलग संश्लेषित करते हैं और श्रृंखला बी को अलग संश्लेषित करते हैं, यानी कि बनाते हैं, ठीक ना। उसके बाद जब ये बन जाते हैं तो इनको हम लोग क्या करते हैं? डाइसल्फाइड बंध से आपस में जोड़कर हम लोग मानव इंसुलिन का निर्माण करते हैं, ठीक। जैव तकनीक द्वारा ई कोलाई से निर्मित मानव इंसुलिन को ह्यूमिलिन नाम दिया गया, और जैव तकनीक का हम लोगों ने उपयोग किया था ई कोलाई बैक्टीरिया में, और जिससे कि हम लोगों ने क्या बनाया था? मानव इंसुलिन का निर्माण किया था, जिसका हम लोगों ने क्या नाम दिया? ह्यूमिलिन नाम दिया, ठीक ना। तो इस तरीके से हमारी आनुवांशिक रूप से जो इंसुलिन होती है वो बनती है। अब हम लोग जीन चिकित्सा के बारे में पढ़ते हैं। जीन उपचार आनुवांशिक अभियांत्रिकी की एक तकनीक है जिसमें रोगी के शरीर से किसी विशेष अंग की कोशिका में नया जीन प्रवेशित कराकर उपचार किया जाना संभव है। तो जीन उपचार क्या होता है? आनुवांशिकी अभियांत्रिकी की एक तकनीक होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं? रोगी के शरीर में किसी विशेष अंग की कोशिका में एक नए जीन को क्या करते हैं? प्रवेश कराते हैं, और उसका हम लोग क्या करते हैं? इलाज करते हैं, यानी कि उसका उपचार हम लोग करते हैं। इस तकनीक में दोषपूर्ण जीन को देह से हटाकर नया जीन प्रतिस्थापित किया जाता है। इस तकनीक में हम लोग जो दोषपूर्ण जीन है, यानी कि जो जीन हमारी बॉडी में काम नहीं कर रहा होता है, ठीक ना, उसे हम लोग क्या करते हैं? बॉडी से हटाते हैं और उसमें क्या करते हैं? जीन प्रतिस्थापन, ठीक ना। यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं? नए जीन को प्रवेश कराते हैं, जिससे जो नया जीन हो रोगी के अंदर आवश्यक तत्वों का निर्माण कर सके, यानी कि जो बॉडी के लिए ज़रूरत हो उसका निर्माण कर सके। वृद्धि एवं परिवर्धन के दौरान विशिष्ट अवस्था में विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण होता है। वृद्धि और परिवर्धन के दौरान क्या कहते हैं? एक जब विशिष्ट अवस्था आती है, यानी कि जब एक विशेष समय आता है तो विशिष्ट प्रोटीन का क्या होता है? उसमें निर्माण होना शुरू हो जाता है। किसी भी जीन में थोड़ी सी भी विकृति होने पर उत्पन्न प्रोटीन में असमानताएं विकसित हो जाती हैं। अगर कोई भी जीन है उसमें अगर थोड़ी सी भी विकृति आ गई, यानी कि थोड़ा सा भी उसमें डिफेक्ट आ गया, तो जो उससे उत्पन्न प्रोटीन होगा वो भी क्या होगा? असमान हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि जिस हिसाब से प्रोटीन हमको चाहिए होता है बॉडी में, उस हिसाब से ये बन नहीं पाता है।
प्रोटीन में परिवर्तन होने के कारण प्राणी के लक्षण सम्मिश्र गुण परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ही प्रोटीन में परिवर्तन होता है उसके कारण जो प्राणी के लक्षण होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। पुनर्योजित डीएनए तकनीक के कारण विकृत जीनों को हटाकर सही जीनों को जोड़ा जा सकता है। और पुनर्योजित जो डीएनए की तकनीक है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, विकृत जीनों को क्या कर सकते हैं, हटाकर, और उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सही जीनों को जोड़ सकते हैं। ठीक ना। तो इस तकनीक का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं। यह घटना जीन चिकित्सा अथवा जीन प्रतिस्थापन चिकित्सा कहलाती है। और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन चिकित्सा कहते हैं या फिर जीन प्रतिस्थापन चिकित्सा कहते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जो दोषपूर्ण जीन है उनको हटाते हैं और नए जीन को क्या करते हैं, प्रवेश कराते हैं, ताकि वो जीन क्या कर सकें, सही समय आने पर अपना काम कर सकें। अब हम लोग एडिनोसिन, जिसको हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं एडीए डिफिशियंसी, के बारे में पढ़ेंगे। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग वर्ष 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डी अमीनेज, जिसे कि इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। ठीक ना। तो जीन चिकित्सा का हम लोगों ने पहला प्रयोग कब किया था, वर्ष 1990 में किया था। और किस पे किया था, एक 4 वर्षीय लड़की पे किया था। ठीक ना। जिसमें हम लोग क्या कर सकते थे, एडीए की कमी को दूर करना था। ठीक ना। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। और जो ये एडीए एंजाइम होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक ना। यानी कि जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, जो रोगाणुओं से लड़ता है, ठीक ना, वो अच्छे से काम कर सके। ठीक ना। इसके लिए जो एंजाइम होता है ये एडीए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक ना। उपरोक्त समस्या जो एंजाइम एडिनोसिन डी अमीनेज के लिए जिम्मेदार है, जो इसके लोप होने के कारण होता है। ठीक ना। और प्रतिरक्षा तंत्र में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। अगर ये एंजाइम नहीं होता है तो प्रतिरक्षा तंत्र में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक ना। यानी कि जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो कायदे से काम नहीं कर पाता है। ठीक ना। तो जो ये एंजाइम है उसके लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक ना। और इसकी क्या हो जाती है, उसमें कमी हो जाती है। ठीक ना। कुछ बच्चों में एडीए की कमी का उपचार अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण से होता है। कुछ बच्चों में जो एडीए की कमी होती है उसका उपचार किससे होता है, अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण से होता है। ठीक ना। अस्थि मज्जा कहाँ होती है, यानी कि जो हमारा बोन होता है, सपोज ये हमारा अगर बोन है, ठीक ना, बोन के जो बीच वाला हिस्सा होता है, ठीक ना, ये जो इतना एरिया होता है, ठीक ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं। ठीक ना। यहीं पे क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन चीज़ों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक ना। अब जबकि दूसरी तकनीक में हम लोग क्या करते हैं, एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा क्या करते हैं, उपचार करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सुई द्वारा रोगी को हम लोग क्या करते हैं, सक्रिय एडीए देते हैं। यानी कि जो एडीए, जो एंजाइम की कमी हो जाती है किसी के अंदर या फिर रोगी के अंदर, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सक्रिय एडीए देते हैं। ठीक ना। यानी कि अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण कर देते हैं, क्योंकि इसी के अंदर क्या होता है, हमारा ये जो ये एंजाइम होता है वो बनता है। ठीक ना। या फिर हम लोग अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण करते हैं या फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, सक्रिय एडीए देते हैं। यानी कि जो एडीए क्या करता रहे, हमारी बॉडी में काम करता रहे, यानी कि रोगी की बॉडी में काम करता रहे। उपरोक्त दोनों विधियां में यह कमी है कि ये पूर्णतः रोगनाशक नहीं है। और जो ये दोनों विधियां, इनमें सबसे बड़ी कमी यही है कि ये पूर्ण तरीके से रोगनाशक नहीं है। ठीक ना। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रक्त से लसिका अणु को निकालकर शरीर से बाहर संवर्धन किया जाता है। जीन चिकित्सा में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रोगी के रक्त से जो लसिका अणु होती है उसको निकाल कर क्या करते हैं, शरीर के बाहर संवर्धन करते हैं, यानी कि उसको हम लोग बनाते हैं। सक्रिय एडीए का सी डीएनए, सक्रिय एडीए का सी डीएनए कहने का मतलब है जो डीएनए सक्रिय एडीए का निर्माण करता हो। ठीक ना। जो डीएनए क्या करता हो, सक्रिय एडिनोसाइन डी अमीनेज का निर्माण करता हो, जैसे कि पश्च विषाणु संवाहक का प्रयोग करके। ठीक ना। लसिका अणु में प्रवेश कराकर अंत में रोगी के शरीर में वापस कर दिया जाता है। ठीक ना। और उसके बाद क्या कहते हैं, उनकी जो लसिका अणु होती है, यानी कि पहले हम लोग क्या करते हैं, रोगी के अंदर से लसिका अणु को निकालते हैं। ठीक ना। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सक्रिय एडीए को डाल देते हैं। कैसे डालते हैं, सी डीएनए से डालते हैं। यानी कि जो पश्च विषाणु होता है उसको हम लोग संवाहक के रूप में लेते हैं और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लसिका अणु के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करा देते हैं। ठीक ना। अंत में क्या करते हैं, इसको हम लोग रोगी के अंदर वापस से डाल देते हैं। ठीक ना। ये कोशिकाएं मृत प्रया होती हैं। और जो ये कोशिकाएं होती हैं कुछ टाइम के लिए होती हैं, यानी कि ये कोशिकाएं कैसी होती है, मृत प्रया होती हैं। ठीक ना। यानी कि कुछ समय बाद ये खत्म हो जाती हैं, फिर नष्ट हो जाती हैं। इसलिए आनुवंशिक निर्मित लसिका अणुओं को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है। इसलिए जो आनुवंशिक निर्मित क्या कहते हैं, लसिका अणु होती हैं, इनको समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है। ठीक। यदि मज्जा कोशिका से विलगित अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था की कोशिका से उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए तो यह स्थायी उपचार होता है।
इसमें हम लोग को क्या करना था, जो बोन मैरो की कोशिका रहती है, ठीक ना, उसमें जो अच्छे जीन होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभिक यानी कि जो स्टार्टिंग की एज होती है यानी कि भ्रूणी अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, उसकी कोशिका में एडीए अगर प्रवेश करा दें, ठीक, यानी कि जो उसमें एडीए बनाने वाला जीन है अगर उसको हम प्रवेश करा देते हैं तो ये क्या होता है, एक तरीके का स्थायी उपचार होता है। तब क्या कहते हैं, इसको हम लोगों को बार बार क्या कहते हैं, रोगी के शरीर में लसिकाणु निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमारा कैसा इलाज होता है, परमानेंट इलाज होता है, ठीक ना। अब हम लोग आणविक निदान के बारे में पढ़ेंगे। आणविक निदान कहने का मतलब है रोगों का स्तर हम लोग आणविक लेवल पे ही पता लगा ले, ताकि जो हमारा रोग है उसका निदान यानी कि उसका इलाज करना संभव हो जाए, ठीक ना। रोग की चिकित्सा व उपचार हेतु सर्वप्रथम रोग का निदान होना आवश्यक होता है। यानी कि अगर हम लोगों को किसी रोग का इलाज करना है या किसी रोग का उपचार करना है तो सबसे पहले रोग का निदान होना आवश्यक है, यानी कि रोग कौन सा है उसका पता लगाना ज़रूरी है। रोग निदान के बगैर कई रोगों का उपचार होना असंभव है, यानी कि रोग का पता लगाए बिना कई रोग जो होते हैं उनका जो उपचार है होना क्या है, असंभव है, यानी कि इसका हम लोग उपचार नहीं कर सकते हैं। उपचार की परंपरागत विधियों जैसे सीरम व मूत्र विश्लेषण आदि का प्रयोग करते हुए रोग का प्रारंभ में पता लगाना संभव नहीं है। तो जो उपचार की परंपरागत विधियां होती हैं यानी कि जो पुराने तौर तरीके होते हैं जैसे कि सीरम व मूत्र विश्लेषण, ठीक ना, इनका प्रयोग करते हुए हम लोग रोगों का बहुत ही अर्ली स्टेज यानी कि बहुत ही प्रारंभ में पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक ना, यानी कि ये संभव नहीं है। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया व एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक अमापन, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं एलाइजा, कुछ ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है। कहने का मतलब अगर किसी रोग का पता हम लोग बहुत पहले ही लगा लें, ठीक ना, यानी कि प्रारंभिक स्तर पर ही अगर हम लोग किसी भी रोग का पता लगाना चाहते हैं तो हम लोगों को निम्न तकनीकों का उपयोग करना होगा, जैसे कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी की तकनीक, ठीक ना, दूसरा हमारा पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया और तीसरा हमारा क्या है, एलाइजा, ठीक ना। तो ये अलग अलग तकनीकें थी जिनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, जिनका उपयोग हम लोग रोगों को प्रारंभिक स्तर पर पहचानने के लिए करते हैं। रोगजनक जीवाणु विषाणु आदि की उपस्थिति का सामान्यतः तब पता चलता है जब उसके द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ठीक ना। तो जो रोगजनक जीवाणु या फिर विषाणु आदि से होता है, ठीक ना, तो इनकी उपस्थिति हम लोगों को तब दिखाई देती है जब इनके लक्षण क्या करते हैं, दिखाई देने लगते हैं हमारी बॉडी में, ठीक ना, तब पता चलता है कि हम लोगों को रोग हुआ है, ठीक ना। अगर हम लोगों को इन रोगों का इससे भी पहले पता लगाना है तो हम लोग इन तकनीकों का उपयोग करेंगे, ठीक ना, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, ठीक ना, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं पीसीआर, और एक हमारा क्या है, एलाइजा। तो इन तकनीकों का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, रोगों का आरंभिक स्तर पर पता लगाने के लिए करते हैं। उस समय तक रोगजनक की संख्या शरीर में पहले से काफ़ी अधिक हो चुकी होती है और उस समय तक जो रोगजनकों की संख्या होती है हमारे शरीर में पहले से कई गुना उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तभी तो हम लोगों को शरीर में क्या होते हैं, उस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक ना। अगर उससे भी पहले पता लगाना है तो हम लोगों को इन तकनीकों का उपयोग करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ी है। अब हम आणविक निदान में आगे पढ़ते हैं। जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु, उस समय जब रोग के लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देते हों, तब उनकी पहचान पीसीआर द्वारा उनके न्यूक्लिक अम्ल के प्रवर्धन, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन द्वारा कर सकते हैं। यानी कि जब जीवाणु या विषाणु की संख्या हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में हो, ठीक ना, यानी कि उस समय की बात हो रही है जब रोगों के लक्षण हमारे शरीर में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं, ठीक ना, तब अगर उनकी पहचान करना हो तो हम लोग जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीआर करते हैं, ठीक ना। पीसीआर में हम लोग क्या करते हैं, जो उनके न्यूक्लिक अम्ल से यहाँ पे रिलेटेड डीएनए और आरएनए से, ठीक ना, उनका हम लोग क्या करते हैं, प्रवर्धन यानी कि एम्प्लीफिकेशन करते हैं, ठीक ना। पीसीआर करके हम लोग क्या करते हैं, उनके न्यूक्लिक अम्ल की संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ताकि हम लोग रोग की पहचान कर सकें कि इस व्यक्ति को यह रोग हुआ है। संदेहात्मक एड्स रोगियों में एचआईवी की पहचान हेतु पीसीआर आजकल सामान्यतः उपयोग में लाया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति को अगर एड्स रोग का संदेह है, ठीक ना, तो उसमें जो एड्स के लिए जो वायरस इन्वॉल्व होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एचआईवी वायरस, ठीक ना। तो इसकी पहचान के लिए हम लोग जिस प्रक्रिया का आजकल सामान्यतः उपयोग कर रहे हैं वो क्या है, हमारा पीसीआर, ठीक ना। उसका उपयोग संदेहात्मक कैंसर रोगियों के जीन में होने वाले उत्परिवर्तनों को पता लगाने में भी किया जाता है। और पीसीआर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, जो कैंसर के रोगी होते हैं उनके जीन में बदलाव या फिर उत्परिवर्तनों के बारे में पता लगाने के लिए भी करते हैं। यह एक उपयोगी तकनीक है जिसके द्वारा बहुत सारी दूसरे आनुवंशिक दोषों की पहचान की जा सकती है और ये बहुत ही उपयोगी तकनीक होती है जिसके द्वारा हम लोग जो और भी ढेर सारे जो आनुवंशिक दोष हैं या फिर रोग हैं उनके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। अब हम लोग आणविक निदान में आगे पढ़ते हैं।
डीएनए या आरएनए की एकल श्रृंखला से एक विकिरण सक्रिय अणु, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, संपरिक्षेत्र, और इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग इंग्लिश में, प्रोब बोलते हैं, ठीक ना। जुड़कर कोशिकाओं के क्लोन में अपने पूरक डीएनए से संकरित होते हैं, जिसे बाद में स्व-विकिरण चित्रण, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडियो रेडियोग्राफी द्वारा पहचानते हैं, ठीक। अब इस लाइन कहने का मतलब ये है, जो डीएनए और आरएनए है, ठीक ना, ये क्या होता है, एक रज्जु की, यानी कि इसकी जब एक श्रृंखला हो, ठीक ना, और ये कैसी हो, विकिरण सक्रिय हो, ठीक ना, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संपरिक्षेत्र या फिर प्रोब कहते हैं, ठीक ना। यानी कि जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डीएनए है, यानी कि एक रज्जु की आरएनए या डीएनए है, ठीक ना, अगर वो रेडियो एक्टिव है, ठीक ना, यानी कि विकिरण सक्रिय है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोब कहते हैं, ठीक ना। अगर एक शब्द में कहना चाहे तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोब कहते हैं, ठीक ना। अब ये प्रोब क्या कहते हैं, अपने पूरक डीएनए के साथ अगर संकरित हो जाता है, ठीक ना, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्व-विकिरण चित्रण या फिर ऑडियो रेडियोग्राफी द्वारा हम लोग देख सकते हैं। यानी कि जब इसमें यूवी लाइट डालते हैं, ठीक ना, तब हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जो ये बैंड है ये चमकते हैं और हमको इस पटल पे दिखाई देते हैं, ठीक ना। स्व-विकिरित चित्रण पर हम लोगों को क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक ना। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक ना। सपोज ये हमारा वायरस है, ठीक ना, वायरस से हम लोगों ने क्या किया, इसका डीएनए या फिर आरएनए हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक ना, और उसकी हम लोगों ने क्या की, एक श्रृंखला निकाली, ठीक ना, और श्रृंखला को हम लोगों ने क्या किया, विकिरण सक्रिय कर दिया, यानी कि ये हमारा क्या है, प्रोब है, ठीक ना, ये हमारा क्या है, प्रोब है, ठीक ना। जो ये हमारा क्या कहते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डीएनए है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोब कहते हैं, ठीक ना। अब निकालने के बाद क्या कहते हैं, हम लोगों को किसी व्यक्ति के अंदर पता लगाना है कि ये वायरस है कि नहीं, ठीक ना, यानी कि ये डिजीज़, वायरल डिजीज़ उसे है कि नहीं, तो उसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस आदमी का हम लोग डीएनए लेते हैं और डीएनए को हम लोग क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर पर रखते हैं, तो जो डीएनए होता है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक ना। अलग होने के बाद क्या करते हैं, इस प्रोब के साथ हम लोग क्या करते हैं, इस डीएनए को डाल देते हैं, ठीक ना, यानी कि इस प्रोब को और क्या कहते हैं, इस डीएनए को हम लोग अलग करके क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं, ठीक ना। अगर प्रोब क्या कहते हैं, ये इस पूरक के साथ अगर जुड़ जाता है, ठीक ना, अगर प्रोब क्या कहते हैं, पूरक के साथ जुड़ जाता है, तो हम लोग पता लगा लेते हैं इस व्यक्ति को क्या कहते हैं, वायरस डिजीज़ है। अगर क्या कहते हैं, ये पूरक के साथ नहीं जुड़ता है, ठीक ना, तो क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को हम लोग पता लगा लेते हैं ये व्यक्ति नॉर्मल है और इस व्यक्ति को ये रोग नहीं हुआ है, ठीक। क्लोन जिसमें उत्परिवर्तित जीन मिलते हैं, ये यहीं से आगे कंटिन्यू हुआ है, ये कोई अगला पॉइंट नहीं है। छायाचित्र पटल, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि संपरिक्षेत्र, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोब, व उत्परिवर्तित जीन आपस में एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। अगर किसी भी प्रकार का अगर उत्परिवर्तन जीन मिलता है, ठीक ना, अगर किसी भी प्रकार का अगर डीएनए में हम लोगों को उत्परिवर्तन मिलता है, तब ये क्या कहते हैं, जो छायाचित्र पटल है या फिर जो फोटोग्राफिक फिल्म है, यानी कि जिसकी हम लोगों ने ऑडियो रेडियोग्राफी की है, वो उस पर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो हमारा ये प्रोब है उत्परिवर्तित जीन के साथ नहीं जुड़ता है, ठीक ना, क्योंकि ये उसका पूरक नहीं होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर पूरक है तो हम लोग समझ जाते हैं क्या कहते हैं, इसको ये रोग हुआ है, क्योंकि वो स्व-विकिरित चित्रण पर हम लोगों को जो इसकी फोटोग्राफिक फिल्म होती है, यानी कि जो छायाचित्र पटल होता है, वो उस पर दिखाई देता है। अगर किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन मिलता है तो हमको ये छायाचित्र पटल पर नहीं दिखाई देता। एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक अमापन, जिसे कि इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं एलाइजा, प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। रोगजनकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण की पहचान प्रतिजनों, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन जन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन आदि की उपस्थिति या रोगजनकों के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिरक्षी की पहचान के आधार पर की जाती है। अब हम लोग जो एलाइजा तकनीक हो उसको एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक ना। इसमें जो प्रतिजन प्रतिरक्षी की जो पारस्परिक क्रिया, ये इसके सिद्धांत पर जो कार्य करती है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक प्लेट लिया, प्लेट में हम लोगों ने क्या किया, ढेर सारे एंटीबॉडी ले लिए, ठीक ना। एंटीबॉडी क्या होते हैं हमारे, ये प्रतिरक्षियाँ होती हैं, ठीक ना। ये क्या करती है, हमको प्रतिजनों से बचाती हैं, ठीक ना। अब हम लोगों ने क्या किया, एक पेशेंट लिया, ठीक ना। अब पेशेंट से हम लोगों ने क्या लिया, ब्लड लिया। ब्लड के अंदर ही क्या होता है, प्रतिजन। अगर ये पेशेंट है तो इसको रोग हुआ होगा, अगर रोग हुआ होगा तो इसके अंदर क्या कहते हैं, या फिर इसके ब्लड में प्रतिजन होंगे, ठीक ना, यानी कि जो इसको पेशेंट बना रहे हैं या फिर इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक ना। तो इस ब्लड से हम लोगों ने क्या किया, प्रतिजनों को निकाल लिया, ठीक ना। अब प्रतिजन को निकालने के बाद जहाँ पे हम लोगों के पास एंटीबॉडी थी, ठीक ना, इस रोग से रिलेटेड, ठीक ना, हम लोग क्या किए, इसको इसमें से मिला दिए, ठीक ना। मिलाने के बाद जो ये हमारे प्रतिजन है इस एंटीबॉडी से ऐसे आके यहाँ पे जुड़ गए, ठीक ना। अब जुड़ने के बाद क्या होता है, इन दोनों में क्या होता है, पारस्परिक अभिक्रिया होती है, ठीक ना। इसी को पहचानने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एलाइजा तकनीक का उपयोग किया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
एक और एंटीबॉडी लेते हैं जो कि क्या होते हैं, एंजाइम संलग्न होती है, ठीक ना। एक और एंटीबॉडी लेते हैं जो कि क्या होती है, एंजाइम संलग्न होती है, ठीक ना। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक और एंटीबॉडी ले लेते हैं, ठीक ना। वाई शेप का यहाँ पे क्या है, एंटीबॉडी ले लेते हैं, ठीक ना। और ये कैसा होता है, एंजाइम संलग्न होती है। ये कैसी होती है, जो एंटीबॉडी होती है एंजाइम संलग्न होती है, ठीक ना। अब जब ये एंजाइम संलग्न होती है तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये इससे जुड़ जाती है तो ये एक तरीके का कलर देती है, ठीक ना। तो हम लोगों को इससे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को ये रोग हुआ है। अगर यहाँ पे एंजाइम से लिंक्ड यानी कि संलग्न प्रतिरक्षियाँ अगर यहाँ पे एक केस बनता है कि नहीं जुड़ती हैं, ठीक ना। जब नहीं जुड़ेंगी तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कलर नहीं देगा। जब किसी भी प्रकार का कलर नहीं देगा तो हमको पता चल जाएगा कि ये पेशेंट नहीं है या फिर ये क्या है, नॉर्मल इंसान है, ठीक ना। तो इस तरीके से जो हमारी एलाइजा तकनीक होती है रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक ना। तो इसी के पहचान के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, रोगों का पता लगाते हैं, ठीक। अब हम लोग पारजीवी जंतु के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ऐसे जंतु जिनमें बाह्य जीन स्थानांतरित किए गए हों उन्हें पारजीवी जंतु कहते हैं। ऐसे जंतु जिनमें हम लोग क्या करते हैं, जो बाहरी जीन है उसे स्थानांतरित करते हैं, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार जो जीन होते हैं उसे स्थानांतरित करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पारजीवी जंतु कहते हैं, ठीक ना। यानी कि यही क्या होते हैं, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव होते हैं। इस हेतु ट्रांसफेक्शन विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें जंतुओं की कोशिका तथा भ्रूणों में डीएनए खंड को प्रवेश कराया जाता है। इसको करने के लिए हम लोग जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफेक्शन विधि कहते हैं, ठीक ना। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो जंतु की कोशिका होती है या फिर उसका जो भ्रूण होता है उसमें हम लोग क्या कहते हैं, वांछित डीएनए खंड को प्रवेश कराते हैं, ठीक ना। यानी कि जो डीएनए हमारे इच्छा अनुसार कार्य करते हों। प्रवेश कराए जाने वाले जीन को पराजीन कहते हैं, और जो जीन प्रवेश कराया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पराजीन कहते हैं, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक कहते हैं। अब हम लोग इसी परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। वह जंतु जिसकी जनन कोशिका में शरीर के बाहर दूसरे जंतु का जीन प्रवेश करवाया जाता है उसे ट्रांसजेनिक या पारजीवी जंतु कहते हैं। वह जंतु यानी कि वो जीव, ठीक ना, जिसकी जनन कोशिका में हम लोग क्या करते हैं, शरीर के बाहर से दूसरे जंतु का जीन प्रवेश करवाते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक या फिर पारजीवी जंतु कहते हैं, ठीक ना। ये क्या है, इसकी परिभाषा है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक जंतुओं के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में, जो कि नीचे दिए गए हैं। पहला हमारा सामान्य शरीर क्रिया व विकास। परजीवी जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है जिनमें जीनों के नियंत्रण व शरीर के विकास व सामान्य कार्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। हम लोग परजीवी जंतुओं का निर्माण कुछ इस प्रकार से करते हैं ताकि हम लोग जीनों का अध्ययन कर सकें और जीन का क्या प्रभाव होता है हमारे शरीर के विकास पे, या फिर उसका क्या प्रभाव होता है शरीर के सामान्य कार्यों पर, ठीक ना। उसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लेते हैं विकास में भागीदारी जटिल कारकों जैसे इंसुलिन की तरह विकास कारक का अध्ययन। तो इंसुलिन हमारा क्या है, एक विकास कारक है, यानी कि विकास में भाग लेता है मनुष्य के शरीर में, ठीक ना। तो इसी का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। दूसरी जाति को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीसीज के जीन्स को प्रवेश कराने के उपरांत उपरोक्त कारकों के निर्माण में होने वाले परिवर्तनों से होने वाले जैविक प्रभाव का अध्ययन तथा कारकों की शरीर में जैविक भूमिका के बारे में सूचना मिलती है। यहाँ पे कहने का मतलब है, अगर इंसुलिन को हम लोग किसी दूसरी जाति के जीन से प्राप्त करते हैं, उसको मनुष्य के उपयोग से पहले हम लोग ट्रांसजेनिक जंतुओं पर या फिर परजीवी जंतुओं पर उपयोग करते हैं, या फिर उनमें होने वाले जैविक प्रभावों या फिर जैविक भूमिका के बारे में क्या करते हैं, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक ना। यानी कि उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे मैं हेडिंग डालना भूल गया, ठीक ना। दूसरा हमारा क्या है, रोगों का अध्ययन, ठीक। यह विशिष्ट रूप से निर्मित है जो मानव रोगों के लिए नमूने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ताकि रोगों के उपचारों का अध्ययन हो सके। वर्तमान समय में मानव रोग जैसे कैंसर, पुटी रेशमियता जिसे कि इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड संधिशोथ व एल्जाइमर हेतु परजीवी नमूने उपलब्ध हैं, ठीक ना। यानी कि वर्तमान समय में जैसे कि ये जो हमारे रोग हैं कैंसर, पुटिकी रेशमियता या फिर रूमेटॉइड संधिशोथ या फिर एल्जाइमर, ठीक ना। तो इन रोगों के अध्ययन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक जंतुओं का उपयोग करते हैं, ठीक ना। तीसरा हमारा जैविक उत्पाद। कुछ मानव रोग के उपचार के लिए औषधि की आवश्यकता होती है जो जैविक उत्पाद से बनी होती है, ठीक ना। कुछ मानव रोगों के लिए हम लोगों को औषधि की आवश्यकता होती है जो किससे बनी होती है, जैविक उत्पाद से बनी होती है। ऐसे उत्पादों को बनाना अक्सर बहुत महंगा होता है। परजीवी जंतु जो उपयोगी जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं उनमें डीएनए के भाग, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, जीन को प्रवेश कराते हैं जो विशेष उत्पाद के निर्माण में भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग पढ़ते हैं मानव प्रोटीन जिसका नाम क्या है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग एम्फीसीमा के निदान में होता है। यानी कि जो हमारा मानव प्रोटीन जिसका नाम क्या है, हमारा अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, एम्फीसीमा के निदान में, यानी कि इसके उपचार में हम लोग करते हैं। ठीक उसी तरह का प्रयास
फिनाइल कीटोनूरिया जिसे कि हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PKU व पुटीर रेशमिता के निदान के हेतु किया गया है। और ठीक इसी तरीके का प्रयास क्या कहते हैं इन रोगों के लिए निदान हेतु भी किया गया है, जैसा कि हम लोग एम्फीसीमा के लिए पढ़े अभी, ठीक ना। वर्ष 1977 में हम लोगों ने सबसे पहली परजीवी गाय को विकसित किया जिसका नाम क्या था, रोजी, ठीक ना। यानी कि रोजी से जो हमें दूध प्राप्त होता था उसमें क्या कहते हैं 2.4 ग्राम प्रति लीटर क्या होता है, उसमें प्रोटीन होता है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा होता है आम गायों के दूध से, ठीक ना। इस दूध में मानव अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन मिलता है जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व है जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता है, ठीक ना। अगला उपयोग है हमारा ट्रांसजेनिक जंतु का टीका सुरक्षा। टीकों का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीके की सुरक्षा जाँच के लिए परजीवी चूहों को विकसित किया गया। पोलियो टीका की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों का उपयोग किया जा चुका है। यदि उपरोक्त प्रयोग सफल व विश्वसनीय पाए गए तो टीका सुरक्षा जांच के लिए बंदर के स्थान पर परजीवी चूहों का प्रयोग किया जा सकेगा, ठीक ना। अगला है हमारा रासायनिक सुरक्षा परीक्षण या अविषालुता सुरक्षा परीक्षण कहलाता है। यह वही विधि है जो औषधि अविषालुता परीक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाती है। परजीवी जंतुओं में मिलने वाले कुछ जीन इसे अविषालु पदार्थ के प्रति अति संवेदनशील बनाते हैं, जबकि अपरजीवी जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब ये है जो हमारे परजीवी जंतु होते हैं, ठीक ना, वो अविषालु पदार्थों के प्रति क्या कहते हैं तुरंत ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं बहुत ही संवेदनशील होते हैं, ठीक ना। यानी कि जो हमको रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही जल्दी मिल जाता है, जबकि अपरजीवी जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। परजीवी जंतुओं को अविषालु पदार्थ के संपर्क में लाने के बाद पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। परजीवी जंतुओं को हम लोग क्या करते हैं जब अविषालु पदार्थ के संपर्क में लाते हैं तो उसके बाद उसमें पड़ने वाले प्रभाव का क्या करते हैं अध्ययन करते हैं, यानी कि उसका क्या उस पर प्रभाव पड़ रहा है। उपरोक्त जंतुओं में अविषालुता परीक्षण करने से कम समय में परिणाम प्राप्त होते हैं, ठीक ना। यानी कि जो हमारा परजीवी जंतु है अगर हम लोग उसमें अविषालुता का परीक्षण करेंगे तो उससे कम समय में हम लोगों को जल्दी परिणाम यानी कि जल्दी रिजल्ट हम लोगों को प्राप्त होता है, ठीक ना। तो ये सारे उपयोग थे जो हम लोग परजीवी जंतुओं का करते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं, ठीक ना। तो ये निम्न 5 उपयोग थे जिनके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब हम लोग कुछ नैतिक मुद्दों के बारे में पढ़ेंगे जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं एथिकल इशू। मानव जाति द्वारा अन्य जीवधारियों से हित साधन बिना विनियमों के और अधिक नहीं किया जा सकता है। अगर मानव जाति द्वारा किसी अन्य जीवधारी के हित की बात की जाती है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नियम बनाने पड़ेंगे ताकि उसका हम लोग हित कर सकें। सभी मानवीय क्रियाकलापों के लिए जो जीवधारियों के लिए असुरक्षात्मक या सहायक हो उनमें आचरण की परख के लिए कुछ नैतिक मानदंडों की आवश्यकता है जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा क्या है जैव पेटेंट, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बायो पेटेंट कहते हैं। जैव पेटेंट के अंतर्गत जैव पदार्थ की खोज करने वाले को सरकार सुरक्षा प्रदान करती है जिससे उस नाम से कोई और उस उत्पाद को ना बना सके तथा ना ही बेच सके। तो जैव पेटेंट में क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति ने किसी जैव पदार्थ की खोज की यानी कि किसी औषधि की खोज की है, ठीक ना, तो सरकार उसे क्या करती है एक सुरक्षा प्रदान करती है जिससे उस नाम से उस उत्पाद कोई ना बना सके ना ही बेच सके, ठीक ना। और उसे ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, पेटेंट प्राप्त व्यक्ति या फिर जो संस्था है उससे अनुमति लेनी होगी या फिर उसके लिए क्या करने होंगे पैसे देने पड़ेंगे, ठीक ना। तब वो उस उत्पाद को बना भी सकता है और बेच भी सकता है। कंपनियों को उत्पाद व तकनीकों के लिए जिससे जैव स्रोतों का उपयोग हो जैसे पौधों, जंतुओं, आनुवांशिक पदार्थों आदि के लिए पेटेंट प्रदान किया जाता है। तो पेटेंट किन किन चीज़ों के लिए प्रदान किया जाता है, जैसे कि पौधे, जंतु या फिर आनुवांशिक पदार्थों के लिए किया जाता है, ठीक ना। लोग पेटेंट प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश में लगे रहते हैं, ठीक ना। लोग क्या करते हैं पेटेंट प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश में लगे रहते हैं, ठीक। जनमानस में बहुत आक्रोश है कि कंपनियां उन आनुवांशिक पदार्थों, पौधों आदि के उत्पाद व तकनीक के पेटेंट भी प्राप्त कर लेती हैं जो अनेक वर्षों से विकसित व पहचानी जा चुकी हैं तथा उस क्षेत्र व देश के किसानों व लोगों द्वारा उपयोग में किया जा रहा है, ठीक ना। इस चीज़ को हम लोग अभी आगे आने वाली स्लाइड में एक उदाहरण से समझेंगे कि इस पॉइंट का कहने का मतलब क्या है, ठीक ना। हम लोग पिछली स्लाइड के पॉइंट को इस उदाहरण से समझते हैं। धान हजारों वर्ष पूर्व से एशिया में उगाया जा रहा है। तो जो धान की फसल है हज़ारों वर्ष पहले से एशियन कंट्रीज़ में उगाई जा रही है, जैसे कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक ना। तो ये सारी कंट्रीज़ कौन सी हैं, एशियाई देश हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो धान है फिर जो चावल की फसलें हैं यहाँ पे कई साल से उगाई जा रही हैं। केवल भारत में धान की 2 लाख के लगभग किस्में मिलती हैं और केवल भारत में ही धान की कितनी किस्में मिलती हैं, 2 लाख लगभग किस्में मिलती हैं। बासमती धान अपनी सुगंध व स्वाद के लिए मशहूर है तथा भारत में लगभग 27 किस्में मिलती हैं। तो जो बासमती धान है वो अपनी सुगंध और स्वाद के लिए क्या फेमस है यानी कि मशहूर है, ठीक ना। तथा इसकी भारत में लगभग कितनी किस्में, 27 किस्में हम लोगों को मिलती हैं। हमारे धर्म ग्रंथों, साहित्य आदि में इसका वर्णन मिलता है, परंतु अमेरिका की एक कंपनी ने
1977 में बासमती का पेटेंट व ट्रेडमार्क अपने लिए लेकर उस पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक ना। जो हमारा धर्म ग्रंथ है और साहित्य है, इसमें क्या कहते हैं, बासमती चावल का क्या कहते हैं, वर्णन मिलता है। लेकिन अमेरिका की एक कंपनी ने क्या किया था, 1977 में बासमती नाम का पेटेंट व फिर ट्रेडमार्क अपने नाम ले लिया था। ठीक ना। और उस पर क्या कर लिया था, एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक ना। यानी कि बासमती नाम के चावल पर सिर्फ इसी का अधिकार हो सकता है और किसी का अधिकार नहीं हो सकता है। ठीक ना। इसीलिए यहाँ पे क्या कर लिया था, इसने पेटेंट व ट्रेडमार्क प्राप्त कर लिया था। इसके अनुसार कंपनी बासमती की नई किस्मों का अमेरिका व अन्य देशों में बेच सकती है, जबकि बासमती की किस्में भारतीय किसान द्वारा विकसित की गई। ठीक ना। इसके अनुसार जो बासमती की जो नई किस्में हैं वो कंपनी क्या कर सकती है, अमेरिका के साथ साथ अन्य देशों में भी बेच सकती है, जबकि बासमती की किस्में क्या करते हैं, भारतीय किसानों द्वारा क्या की गई थी, विकसित की गई थी या फिर बनाई गई थी। ठीक ना। एकाधिकार जिस कंपनी को प्राप्त होगा वो क्या कर सकती है, बासमती के लेन देन पर क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। ठीक ना। अब हम लोग बायोपायरेसी के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय संपत्ति व संपदा, जिन्हीं स्रोतों व जैविक स्रोतों की डकैती अथवा चोरी बायोपायरेसी कहलाती है। जैविक स्रोत का उपयोग कृषि, रासायनिक उद्योग व चिकित्सा क्षेत्र में होता है। जैविक पदार्थ तथा उनके उत्पादों का वाणिज्य स्तर पर उपयोग होता है। सामान्यतः मृदा, सूक्ष्मजीवी, पौधे, जंतु व आनुवंशिक पदार्थों का उपयोग नए उत्पादों के निर्माण के लिए हो रहा है। बहुत सारे औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न हैं, लेकिन उनके पास जैव विविधता एवं परंपरागत ज्ञान की कमी है। इसके विपरीत विकसित व अविकसित विश्व जैव विविधता व जैव संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान से संपन्न है। इसके कारण कुछ राष्ट्रों ने अपने जैव संसाधनों व परंपरागत ज्ञान का बिना पूर्व अनुमति के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए नियम बना रहे हैं। भारत सरकार ने ऐसे अनेक संगठन बनाए जैसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी संतुति समिति, जैसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, GEAC, जो आनुवांशिक पदार्थों के अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिक तथा जन सेवाओं के लिए अनुवांशिक रूपांतरित, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर GMO की सुरक्षा का निर्णय लेती है। भारतीय संसद ने हाल में ही इंडियन पेटेंट बिल में दूसरा संशोधन पारित किया है। ठीक ना। ये बहुत ही सिंपल स्लाइड थी, अगर आप इसको एज इट इज़ रीड करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसमें कुछ समझाने लायक बहुत चीज़ें थी नहीं। ठीक, आप इसको पढ़ के अपनी भाषा में आराम से लिख सकते हैं। ठीक ना। ये कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। ठीक ना। आप इसको पढ़ेंगे तो आराम से समझ जाएंगे। ठीक ना। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे ना मिस हो सके। अगर आपको इस चैप्टर की नोट्स चाहिए तो आप हमारी ऐप साइंस मेला को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।